गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। गाड़ी वाला आया। अपनी बदतमीजी और जाहिलियत की हद देखो कि तुम एज अ व्यूअर जहाँ एंटरटेनमेंट लेनी चाहिए वहाँ ले लेते हो, और फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लोगों को, काम करने वालों को भी गाली देते हो। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तुम्हें लूटती है, उल्टे सीधी बेटिंग ऐप्स के प्रमोशन विमल विमल बेच के तुम्हें कैंसर के लिए प्रेरित करती है और तुम्हें गाली दे करके चली जाती है। और तुम इतने बड़े चूतिया हो कि तो जो लोग तुम्हें विमल बेच रहे हैं तुम उन्हीं के पास जा करके मत्था टेक करके आ रहे हो और कह रहे हो कि जी हम सिंघम अगेन ज़रूर देख के आएंगे, बड़ा एंजॉय किया हमने फिल्म में। भाई वो तुम्हें गुटखा बेच रहा है और कह रहा है कि जो लोग कहते हैं कि मुझे गुटखे की ऐड नहीं करनी चाहिए, आई डोंट गिव फक, आई डोंट गिव शिट अबाउट देम, तुम उसी बंदे की फिल्म देखने जा रहे हो। तुम्हारे अंदर कोई ईमान धर्म है या नहीं? भाड़ में जाए मूवी रिव्यूअर, साले 2 कौड़ी के छपरी बहन के लंड, सारे के सारे बिके हुए पैसे लेकर के रिव्यू करते हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे भाई फिल्म तो इतनी बड़ी हिट है, पैसे देने की क्या ज़रूरत है। बेटा ऑनलाइन पीआर एजेंसी का ये काम होता है। अपनी पीआर कराने के लिए आप किसी यूट्यूबर को पैसे दे दो, अच्छे खासे पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, अच्छी खासी आपकी वीडियो की पीआर कर देगा, और अगर वो करेगा तो बाकी सब भी कर देंगे। मूवी रिव्यूअर्स एक दूसरे के चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं, एक ने अच्छा रिव्यू दिया तो सारे अच्छे देंगे। ऐसा कोई नहीं होगा जिसका ओपिनियन बाकी सबसे अलग होगा, और जो क्रिटिक बन के पूरी स्टोरी को जज करेगा और आपको कहानी बता देगा कि ये कहानी है, देखनी है, नहीं देखनी तो मत देखो। सब पेड है, सब पेड कैंपेन चल रहा है हर जगह, ठीक है। पीआर कंपनी अगर बॉट कमेंट्स करवा सकती है, फेक रिव्यूज़ दे सकती है, ठीक है, स्क्रिप्टेड पॉडकास्ट कर सकती है, तो क्या रिव्यूअर को पैसे नहीं दे सकती कि अच्छा रिव्यू दे दे? आप भी तो हिपोक्रेट हैं। अभी कोई वीडियो आ जाए बॉलीवुड को एक्सपोज करने का, रोस्ट वीडियो, आप आके गालियाँ देंगे। देश का जो असली हीरो है ना वो हमारी आर्मी है, बाकी सब तो चूतियाँ हैं, इनको कोई अक्ल नहीं है। बॉलीवुड वाले तो भांड है, देश बेचते हैं, दुनिया की सारी गंदी हरकतें करते हैं, युवा को अश्लीलता परोसते हैं, नंगे होकर फ़ोटो खिंचाते हैं। और यही आदमी होगा अभी पठान, अभी शाहरुख खान आ जाए तुम्हारे सामने, भाग भाग के कुत्ते की तरह भागते हुए जाओगे। तो जिस तरीके से आपका कोई धर्म ईमान नहीं है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को गाली भी देनी है और एंटरटेनमेंट को एज अ मीडियम या टूल भी यूज़ करना है अपनी स्ट्रेसफुल लाइफ से एस्केप करने के लिए, उसी तरीके से एक इन्फ्लुएंसर भी करता है। वो हम में से ही एक है। जब वो हम में से ही एक है और पैसों के लिए बहुत सारे लोग अपने पॉर्न इंडस्ट्री में चले जाते हैं। अभी कोई बड़ा सेलिब्रिटी तुम्हारे सामने आ जाए, कुत्ते की तरह भागते हुए जाओगे। तो आप बॉलीवुड को गाली देने के बाद, बॉलीवुड ने समाज के साथ इतना गंदी हरकतें करी, कहीं ना कहीं एक्टर्स की भी इन्वॉल्वमेंट थी बॉम्ब ब्लास्ट में जो 1993 में हुआ, जिसमें 250 लोग मारे गए। एंटी हिंदू एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फैलाने के बाद आप बेशर्मों की तरह उनकी फिल्में देखने जाते हैं। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ट्रीट यू लाइक शिट, बट स्टिल आप उनकी फिल्में कुत्ते की तरह देखने जाते हैं, तो आप भी बेशर्म हैं। तो अगर आपसे ही कोई बंदा उठ करके अगर फेमस हो गया तो वो बेशर्म नहीं होगा? वो अपना ईमान धर्म नहीं बेचेगा? पैसे कमाने के लिए कितने ऐसे लोग होते हैं, पैसे कमाने के लिए जो पॉर्न इंडस्ट्री में जाते हैं, इंडिया भी और अमेरिका में भी, ठीक है। तो लोग अगर पॉर्न इंडस्ट्री में जा सकते हैं पैसों के लिए, जो सबसे ज़्यादा जलील काम है क्योंकि इंसान के ब्रेन को इतना गंदा कर देता है, इतना डैमेज कर देता है जिसकी कोई हद नहीं है। तो अगर लोग पॉर्न इंडस्ट्री में जा सकते हैं, लोग इलीगल काम कर सकते हैं, लोग गैंगस्टर बन सकते हैं, लोग दंगे कर सकते हैं, भड़का सकते हैं, ब्लास्फेमी कर सकते हैं, लोग दंगे भड़का सकते हैं, ठीक है, इंटॉलरेंस बढ़ा सकते हैं, ठीक है, देश विरोधी बातें कर सकते हैं, सिर्फ अपनी पैसे और पावर के लिए लोग इतना गिर सकते हैं, तो बिग बॉस में जाना कौन सी बड़ी बात है? जिस तरीके से आप जाते हैं बेशर्मों की तरह, बॉलीवुड एक्टर्स आपका चूतिया काटते हैं। आप बेशर्मों की तरह उनकी फिल्में देखने जाते हैं, वो आपका चूतिया काटते हैं। बेटिंग ऐप्स, विमल गुटखा वगैरह ये सब बेच करके वो आपको मीडियोकर फिल्में देते हैं, आपका चूतिया काटते हैं। वो प्रोड्यूसरों का भी चूतिया काटते हैं, उनको कंगाल कर देते हैं, उनको सड़क पे ले आते हैं। आप ही के जैसे कोई लोग होंगे, प्रोड्यूसर बनने के लिए आएंगे, 60-70 करोड़ रुपए फिल्म के लिए लगेगा, 20-25 करोड़ रुपए अपनी लाइफ की सेविंग्स लगा देंगे। आए थे प्लेन में बैठकर, चप्पल पहन के ट्रेन में वापस जाओगे, ठीक है। और इनका एक और स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होता है कि तुमने अपनी लाइफ में क्या अचीव किया है, तुमने क्या अचीव किया है। डार्क स्पीकर, तुम क्या ज्ञान दे रहे हो? उनके पास तो इतना कुछ है, तुमने क्या कमाया अपनी ज़िंदगी में? तुम खुद भी तो इन्फ्लुएंसर हो। तो भाई देख, मैं खुद भी एक एक्टर हूँ, मैं थिएटर करता हूँ, मेरे पिताजी की थिएटर कंपनी है, मुझे फिल्में देखनी पड़ेंगी, मैं उसी माहौल में पला बड़ा हूँ, इसीलिए मेरे लिए बहुत ज़रूरी है फिल्में देखना। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से मैं बचपन से एफिलिएटेड हूँ, और मैंने उन लोगों से बात भी किया जिनके बड़े बड़े चैनल्स हैं, जिनका चैनल चला है। बाई चांस हमारी दोस्ती हो गई थी, पर मैंने उनसे कभी अपना चैनल प्रमोट नहीं करवाया। चैनल मेरा भी नहीं चलता है, लेकिन मैं चाहूँ तो करवा सकता हूँ प्रमोट, लेकिन एक ठसक है कि खुद की मेहनत से करेंगे। मुझे तो वहीं जाना पड़ेगा, और चाहता तो बम्बई जाके एक्टर बन सकता था, पर मैं नहीं बना क्योंकि मुझे नहीं शौक है वो सब करने का।
मैं थिएटर करता हूँ, थिएटर की एक्टिंग और फिल्म की एक्टिंग में बहुत डिफरेंस है। तुम अपनी बताओ, तुम्हारा क्या लेना देना। अब मेरे घर में ही डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, मतलब राजकुमार हिरानी के लेवल के नहीं, प्ले के ये सब घूमते रहेंगे तो मैं किसकी तरफ रुझान मेरा ज़्यादा होगा? नेचुरल इंक्लिनेशन नहीं होगा, उल्टा नहीं होना चाहिए कि चल यार तेरे अंदर गट्स हैं कि तू इंडस्ट्री से एफिलिएटेड, तेरे डैड ने, फिर भी तू इंडस्ट्री के अगेंस्ट बोल रहा है। हो सकता है तेरे पापा तेरे अगेंस्ट हो जाएं। ये उल्टा नहीं सोचना। मेरे पिताजी भी अपने ज़माने में बहुत थिएटर करते थे, हालांकि उन्होंने फिर बाद में छोड़ दिया, वो अपनी नॉर्मल जॉब करते हैं, अब नहीं करते, लेकिन कभी किसी ज़माने में करते थे जब हम भी छोटे थे। उल्टा नहीं हुआ कि तू भी अप्रोच लगा करके फिल्मों में चला जाता। मेरा हमेशा सपना था लेकिन नहीं जा पाया, कोई बात नहीं। फिर बाद में रिजेक्शन के बाद मैंने चैनल शुरू किया, तो ऐसा नहीं था। 25 साल का होऊंगा ना तो बताऊंगा तेरे को पैसा कमा करके। भाई मुझे बताने के क्या करेगा तू? तूने अपनी नौकरी इसीलिए करी है तू लोगों को बता सके कि तूने क्या उखाड़ा है, या इसीलिए तू अपना पेट चला सके, अपने परिवार चला सके? पहले ये बता, मुझे बता के क्या करेगा तू? मैं तेरी बंदी नहीं हूँ साले। तू नौकरी करके करोड़ों आ रहा, मैं कहूँ माय गॉड मैं चल रहा हूँ यार। भाई अगर मैं नल्ला भी बैठूँ, कुछ भी ना करूँ घर में, तो भी मैं आराम से खा सकता हूँ, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कमाता है बाप मेरा बहुत अच्छा, और टचवुड, गॉड ब्लेस हिम, आई लव माई डैड, बहुत कमाते हैं। तो मुझे क्या बताएगा भाई तू? मैं नल्ला भी बैठा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तेरी तरह हाथ नहीं जोड़ता बॉस के आगे कि 15,000 के लिए अपनी गांड नहीं मरवाता है एमएनसी में। तू अपनी देख। और तूने अपना करियर ही इसीलिए बनाया है कि तू लोगों को बता सके, तो तुझे अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। तू गलत काम, गलत ज़िंदगी और गलत नौकरी में फंसा, तू उसे ठीक कर ले पहले, बाद में मेरे को बोलना। मुझे क्या बताएगा तू? अरे मैं, ज़िंदगी मुझे लात मार रही है बचपन से लेके आज तक। कॉलेज छूट गया, नौकरी छूट गई, बंदी चली गई छोड़ के, बिजनेस फेल हो गया, फिर भी टिका हूँ। क्या हो गया? बुरा टाइम था, हम मुस्कुरा रहे थे। आई वाज लाइक फकिंग ब्रिंग इट ऑन। मेरे मन में भी सुसाइडल थॉट्स आते हैं, तू मुझे क्या ज़बरदस्ती करेगा? मैंने मजाक में नहीं चैनल खोला है। अब चाहूँ तो डिप्रेशन का नाटक कर सकता हूँ इंटरनेट पे फॉलोअर्स के लिए, पर नहीं कर रहा। तू अपनी बता। कोई जवाब नहीं। हाँ, गायब हो गया ना लाइव चैट से। कहा था चूतिया साला फ्रॉड एक नंबर का, आता जाता कुछ है नहीं। बस यही सब मुझे बताने के लिए तूने अपना करियर शुरू किया है। अपने माँ बाप से ज़्यादा प्रायोरिटी मेरे को दे रहा है अपनी हेट को जस्टिफाई करने के लिए। बताओ, ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं। आप बेशर्मों की तरह फिल्में देखने जाते हैं, वो आपका चूतिया काटते हैं। बराबर का संबंध है। जिस दिन आप उनकी बदतमीजियाँ बर्दाश्त करना बंद कर देंगे, वो अपने आप सुधर जाएंगे और बॉलीवुड अपनी औकात में आ जाएगा। वर्ड ऑफ माउथ के हिसाब से फिल्में फैलेंगी कि अच्छी पिक्चर है, चल जा करके देख के आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि नई फिल्म आ रही ऊ करके भागे जा रहे कुत्ते की तरह। ओ माय गॉड, तुम्हारे पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है उस इंसान को डिफेंड करने के बजाय, सिवाय उसके स्टारडम के। और तुम बेसिकली मेंटल हरास करके उसका स्टारडम मेरे ऊपर थोप रहे हो कि देखो तुम्हें तो कुछ पता नहीं है, तुमने क्या उखाड़ा, उसको देखो कितना पैसे कमाता है, मिनट का खरीद लेगा तेरे को। भाई ऐसा है, खरीद तो तू नहीं पाया मुझे, वो क्या खरीदेगा? और उसे मुझे खरीद के कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है? अब ये मेरी लाइफ की हर उस इन्फ्लुएंसर की आगे की परिस्थिति बताएगी कि वो बिकता है या नहीं। क्योंकि बुरे लोग होते हैं या बुरे हालात होते हैं, क्योंकि डिसीजंस तो वक्त और हालात देख कर ही किए जाते हैं। मैंने बिग बॉस के वीडियो में पहले ही कहा था कि अगर किसी को पैसा कमाना है, बिल्कुल ही कंगाल हो गया, तो बिग बॉस जाना ही पड़ेगा, क्योंकि पर डे के हिसाब से अच्छे पैसे मिलते हैं। टेलीविजन इंडस्ट्री ज्वाइन करनी पड़ेगी, फिल्मों में तो कोई लेगा नहीं। तो यार कुछ भी जस्टिफाइड नहीं, कुछ भी सही नहीं, कुछ भी गलत नहीं है, करना पड़ेगा। और ये सिर्फ वही समझ सकता है जो खुद एक इन्फ्लुएंसर हो मेरी तरह। मैं तो इन्फ्लुएंसर भी नहीं हूँ, चलो मेरे क्या फॉलोअर्स हैं, लेकिन वो सिर्फ वही समझ सकता है जो मेरी तरह हो। और कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि तुम्हारा क्या है, तुम तो खुद 9 to 5 की जॉब करके आ रहे हो, तुम्हारा खुद का बिजनेस है, बंदी बताई तनख्वाह मिल जाती है। यू हैव ऑप्शन टू जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दिस इंडस्ट्री। पर हमारे जैसे लोग तकलीफ में हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं, 100 गंदी चीज़ें हो रही हैं, कुछ ओपनली बोल भी नहीं सकते, मेंटल हरासमेंट डेली बेसिस पर है, कुछ बोल भी नहीं सकते वरना करियर ख़त्म हो जाएगा। और एक बार करियर ख़त्म हो गया तो काम कौन देगा? ना हमारी इतनी क्वालिफिकेशन है कि हमको कोई नौकरी दे दे। और 45 साल की उम्र में कोई कंपनी किसी फ्रेशर को हायर नहीं करती, पहली बात, बशर्ते आपका वर्क एक्सपीरियंस या रेज्यूमे बहुत स्ट्रॉन्ग हो। क्योंकि डिग्री अगर आपने 1980 में ली है और आप कहो कि मुझे 2004 में नौकरी चाहिए, तो फिर कहेंगे भाई तू अपना काम से काम रख। उनके पास और अच्छे खासे क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है, कंपनी अपना नुकसान थोड़ी करेगी। तो ये है, अब डिपेंड करता है कि मेरी लाइफ कैसी है। क्योंकि यार देखो, कमा खा मैं बढ़िया रहा हूँ, लेकिन घर वालों के ताने में कितने झेलूँ। डिप्रेशन इसीलिए है क्योंकि थोड़ा बहुत एक होता है ना ठसक कि खुद से भी कुछ काम करना हो, मिल नहीं रहा है। तुम कब तक अपने आप को रोक के रख सकते हो? तुम्हारा यही है, तुम कब तक अपने आप को रोक के रख सकते हो, तुम कब तक अपना संयम बना के रख सकते हो, वही है। हो सकता है कि शायद मैं आगे जाके एक ऐसा इंसान बन जाऊँ जिस पे तुम लोग थूकना भी पसंद ना करो, एकदम बेशर्म और घटिया इंसान बन जाऊँ।
लेकिन हाँ, मैं कभी गंदा इंसान नहीं, मैं कोई क्राइम नहीं करूँगा, पर याद रखना दिस इज़ ऑल आई हैव, और मेरी लाइफ में कुछ है भी नहीं ऐसा सच। ठीक है। और जो बॉलीवुड के अगेंस्ट भी बोलते हैं वो भी करोड़ों में छाप रहे हैं, इसको भी बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। लोगों ने ये भी किया। एक फेल्ड बॉलीवुड एक्टर है, बॉलीवुड दिन भर या बॉलीवुड पोल खोल चलाता है, करोड़ों कमाता है महीने का, लाखों कमाता है महीने का, गालियाँ भी देता है बॉलीवुड वालों को, तो उसको क्या टेंशन है? उसको टेंशन ही नहीं कोई, मस्त कमा रहा है, मस्त छाप रहा है। तो बॉलीवुड को गाली दे करके भी आप अच्छा खासा करियर इंटरनेट पे बना सकते हैं, आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि बॉलीवुड और क्रिकेट, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, क्रिकेट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स, ये ऐसी चीज़ है जो हर एक इंसान इससे पर्सनल लेवल पे जूझा हुआ है। तो किसी को कोई टेंशन ही नहीं है, यार कहेंगे हाँ बात सही तो है, लेकिन वो बात प्रैक्टिकल नहीं है। आर्मी मनोरंजन थोड़ी करेगी, देश का असली हीरो हमारी आर्मी है। हीरो कौन होता है? जो नाच गाना करता है। आर्मी नाचते हुए दिखाई देती है तेरे को कभी? आर्मी नौटंकी करती है कभी? नाटक नौटंकी करती है? नंगे होकर आर्मी फोटो नहीं खिंचाती। तो पहली बात, ये कंपैरिजन ही अपने आप में बेकार है। आर्मी बहुत ऊंची चीज़ है, बहुत रिस्पेक्टेबल चीज़ है, उनको इन कमीनी चीज़ों से कंपेयर मत करो। आर्मी देश विरोधी हो गई कि आर्मी अंडरवर्ल्ड से थोड़ी लिंक्ड है, तो बस पर आर्मी को हीरो वर्ड मत दो आर्मी को। आर्मी बहुत ऊंची चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत प्यारी चीज़ है, बहुत सुंदर चीज़ है, उसको उससे कंपेयर मत करो। आर्मी मनोरंजन नहीं करती हमारे देश का, मनोरंजन दो कौड़ी की चीज़ नहीं है। और जो लोग, और तुम्हारे पास ऑप्शन था एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में से दूर रहने का, एक बंदी बधाई तनख्वाह के लिए, पर तुम फिर भी नहीं रहे, इसलिए तुम गलत हो। वो इंसान तो फिर भी ठीक है जो कहे कि हाँ यार मैं फ़ैन हूँ रणवीर कपूर का, क्या दिक्कत है, इतना अच्छा एक्टर है। हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, जाओ जाके देखो, किसने मना किया? एनिमल देखो ना जा करके। लेकिन अब रणवीर कपूर को गाली भी देनी है, बॉलीवुड को गाली भी देनी है, जजमेंटल होकर के जज भी करना है कि देखो सब साले ड्रग केस में पकड़े गए, फिर पिक्चरें भी देखनी है जाहिलों की तरह जा करके। तुम्हारा तो कोई ईमान धर्म नहीं, तुम क्यों बोल रहे हो? और आप कौन होते हैं हमें ये सब बोलने के लिए? हमें बुरा लग रहा है भाई, लगना चाहिए, सबको लगता है बुरा। मेरे पे उंगली करोगे मैं फाड़ दूंगा अंदर तक जा करके। मेरे उंगली किसने शुरुआत किसने की थी? तो भुगतेगा कौन? चुप रहो फिर। अच्छे से पता है, बॉलीवुड वालों को भी अच्छे से पता है कि तुम साले घूम फिर के हमारे पास ही आओगे। तुम कितना कह लो बेकार है, घंटा है, ये है वो है, फलाना ढमकाना, तुम घूम फिर के साले हमारे पास ही आओगे। और फिर क्योंकि हमारे पास आउटसाइडर है, नेपोकेड है, उसकी डिबेट तो है, वो तो चलो भूल ही जाओ, तो बहुत लंबी डिबेट है, वो तो नेवर एंडिंग डिबेट है। तो उन्हें अच्छे से पता है कि तुम घूम फिर के साले यहीं आओगे, भले तुम कितना भी गंदी गाली दे दो। खराब से ख़राब फिल्म को भी अच्छे खासे लोग देखने जाते हैं। जो लोग कहते हैं ना फिल्में तो फ्लॉप हो रही हैं, ऐसा क्या है बेटा, बहुत सारे लोग देखने जाते हैं फिल्मों को, यही बहुत बड़ी बात है। फ्लॉप हिट तो अपने हाथ में नहीं है। फिल्म का बजट ही 1,000 करोड़ है, तो अगर 4 लाख लोग या 1 करोड़ लोग देखने जा रहे हैं तो तुम जा रहे हो ना, तो चुप रहो फिर। किसी को एक्टिंग में इंटरेस्ट है तो उसके लिए तो फिल्म देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी अंदर हिम्मत नहीं है, बस ये बात है। ऑनलाइन शेयर बनना एक बात, बिल्कुल दूसरी बात है सच्चाई के साथ खड़े रह करके किसी को ओपनली गाली देना दूसरी बात है। मेरा एक दोस्त था, एक बंदे ने इंसिडेंट लिखा था कोरा पे कि मैं अरबाज खान से बढ़ गया था, सलमान खान का भाई। वो असली बंदा है, वो रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, क्योंकि ही हैड द गट्स टू से कि फक ऑफ मैन, भाई होगा सलमान खान का, दफ़ा हो यहाँ से। तुम्हारी तरह थोड़ी कि इंटरनेट पे शेयर बन के गाली दे रहा है, सलमान खान क्या है, माँ चोद दूँ इसकी, ये वो भाड़ ढमकाना, एक्टिंग आती नहीं इसे, ये वो। और जब वो सामने आ गया, जी भाई जी भाई, तो तुम तो चूतिया हो, तुमको क्यों सिले सिले फट गई, निकल गई हवा हेकड़ी सारी। और अगर हेकड़ी निकल भी गई तो अपनी हालत को तुमने जस्टिफाई नहीं किया, तुमने एक बार भी नहीं बताया कि चल यार सलमान खान के सामने मेरी फटती है, क्यों फटती है, क्या कर देगा ऐसा? मैं तो यूट्यूब पे काम करता हूँ, मेरा कौन सा करियर ख़त्म करेगा? उल्टा बिग बॉस में तो वही लोग सबसे ज़्यादा सर्वाइव करते हैं जो जितनी कंट्रोवर्सी करते हैं। डॉली बिंद्रा सबको याद है, पूजा मिश्रा सबको याद है, सिद्धार्थ शुक्ला सबको याद है। तो अगर मैं सलमान खान से भिड़ता तो और ज़बरदस्त कंट्रोवर्सी होती, और मज़े आते। पुनीत सुपरस्टार ने क्या किया था सब याद है, सबको याद है। तो मैं तो उल्टा कांड करता, मेरे कांड से फ़ायदा नहीं होता। मैं क्यों नहीं भिड़ा सलमान खान से यार? क्योंकि तेरी औकात नहीं है भिड़ने की। तू खाली नकली शेर बन के बैंक रोल कर रहा था और कुछ नहीं। कैमरा के पीछे बकवास करना बहुत आसान होता है, सामने जब बंदा आएगा ना सिक्योरिटी वगैरह लेके, जी सर, हेलो सर, इससे एक शब्द ज़्यादा बोलने की तुम्हारी औकात नहीं होगी। क्योंकि जो तुम गुंडागर्दी कर रहे हो ना, वो ये सब करके छोड़ चुके हैं। छोड़ी नहीं है, करते अभी भी है, लेकिन छुप छुपा के करते हैं, सटल वे में करते हैं। पूरी करेंगे, पता है इस पर एक हाथ उड़ा है साला उड़ जाएगा, उन्हें पता है। तुम्हारा क्या है, नए नए शेर हो, जवान है, जवानी का आलम है, ज़रा अपने आप को राउडी समझता है, समझने दो। लोग तो अपने चैनल के बैनर पे भी लिख देते हैं अंड बंड का टोला, जिसने सब्सक्राइबर नहीं किया वो, क्या बोलूँ उस पर, बॉयकॉट बॉलीवुड पे, बॉलीवुड को गाली भी देनी है, ये भी लिखना है कि
बॉलीवुड बेकार है, देश के असली हीरो हमारी आर्मी है, और जैसे ही शाहरुख खान की पठान आ जाए, ओ भैया, ओ भाई कसम से मास्टरपीस हो गया भाई, हिस्ट्री बनने वाली है ब्रो। जैसे खुद का फेवरेट यूट्यूबर क्या रहा है भाई, हमने तो जियो सिनेमा इंस्टॉल किया, सारे एपिसोड पेल डाले बिग बॉस के भाई, रियोडीज में क्या काम किया एलविश भाई ने। तुम्हारे जैसे ही लोग होते हैं जो लाइनों में धक्के खा रहे होते हैं ऑडिशन देने के लिए रियलिटी शोज़ के, तुम्हें गाली दूंगा, क्यों गाली दूँ मैं तुम्हें, किस मुंह से गाली दूँ। तुम्हारे में से ऐसे 100 होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, मेरे नहीं, जब रोडीज़ पे रोस्ट बनता है ना, ऐसे 100 लोग होते हैं जिन्होंने खुद रोडीज़ का ऑडिशन दिया हुआ होता है, उनमें से कितने ऐसे होते हैं। तुमको गाली दे के मुझे क्या मिलेगा, बद्दुआएं मिलेंगी तुम्हारी, और कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारे जैसी 14-15 साल के लड़के खड़े होते हैं, धक्के खा रहे ऑडिशन में, लाइनों में लगे हुए हैं, आराम नगर हो कहीं भी हो, उनको चूतिया बोल देना भी अपने आप में बेकार बात है, क्योंकि हर एक इंसान का अलग इंटरेस्ट होता है। उनकी जॉब, अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वो जॉब चाहते हैं तो लाइनों में लग रहे हैं। तुम नहीं लगते क्या वॉक इन इंटरव्यूज़ की लाइन में घंटों। दे वॉन्ट फेम, दे वॉन्ट जॉब इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, so definitely they'll give auditions, they will stand in a long queue, and they will might also stay unemployed for a long period of time. At least they have degrees. They have, किसी इंसान ने अगर बड़े सपने देख लिए और किसी इंसान के पास डिग्री है, तो उसकी बेसिस पे मैं क्यों जज करूँ उसे यार। ऑडिशन देने वाले ना चूतिया होते हैं। अच्छा, तेरा भाई कल को ऑडिशन देने जाए, मतलब फेम, पावर, पैसा, इसके सपने देखने वाला इंसान चूतिया है, तू बहुत बड़ा महान है ना, तू करोड़ों छाप रहा है, तू कुछ कर सकता है उनके लिए तो चुप रहो फिर। जज करने में कुछ गलत नहीं है, जज करने के लिए कोई पैमाना भी तो हो। मैं किसी ऐसे इंसान पे रोस्ट नहीं बना सकता जो टर्मिनली इल है, साइकोलॉजिकली इल है, ठीक है, जिसको शो का फॉर्मेट उकसा रहा है कि और लड़ो और झगड़ा करो और बदतमीजियाँ करो, गाली गलौज करो, जो कैमरा के सामने फेक हरकतें कर रहा है उल्टी सीधी जानबूझ करके, क्लाउड के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। मैं ऐसे इंसान को रोस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज ह्यूमन लेवल, इंसान नहीं है, जानवर है, इंसान भी नहीं है। इंसान और इंसान की बात हो तो मैं रोस्ट करूँ ना, तुम जानवर ही बन गए तो तुमसे क्या बात की जाए, और तुमसे बात करके मैं क्या रहूँगा फिर। कुत्ता समझा रहा है गधे को कि कैसे वफादार रहा जाता है, और इंसान बैठ के सुन रहा है, और इंसान भी गधे को समझा रहा है। सबसे बड़ा गधा कौन हुआ वहाँ पे, कुत्ता है नहीं, गधा है, तुम ही हुआ सबसे बड़े गधे। गधे को समझाओगे, तुमसे बड़ा गधा कौन हुआ फिर। सामने गधा है, तुम गधे को समझा रहे हो कि कुत्ते से सीखो कितना वफादार इंसान है, कितना वफादार जानवर है, मालिक की रक्षा करता है, वाह। तुम समझा रहे हो गधे को, अब सबसे बड़ा गधा कौन है, तुम ही हुए। मैं उनकी अगर हालत ठीक नहीं कर सकता तो मैं उनकी हालत बिगाड़ूंगा नहीं, मैं उन्हें और बीमार नहीं करूंगा रोस्ट के नाम पे। ऑनलाइन हेट से वो इंसान पागल हो जाएगा। इंसान का सबसे बड़ा फियर, इंसान की सबसे मेंटल हेल्थ के परखच्चे उड़ जाएंगे। सबसे बड़ा फियर एक इंसान का पब्लिक ह्यूमिलिएशन होता है, और ये बात प्रूवन है। बदतमीज से बदतमीज आदमी को उसके घर के बाहर खड़े होकर 4 बातें सुना दोगे ना, चुप चुप हो जाओ, क्या कर रही है, वो नर्वस हो जाएगा। रिश्तेदारों के सामने देखा नहीं है लोग कैसे हो जाते हैं। कोई अमीर रिश्तेदार हो, कोई रिश्तेदार हो जिसने तुम्हारी जायदाद हड़पी हो, अमीर रिश्तेदार हो, कोई पावरफुल बंदा हो, बॉस हो, उसके सामने कैसे हो जाते हैं लोग, एकदम हाथ जोड़ के। जी बिल्कुल ही हिम्मत है क्या उसको गाली देने की मुंह पे, किसी की नहीं होती। और अगर होगी भी तो अपने रिश्तेदारों को देने की नहीं होगी, बॉस को भले दे दोगे, अपनों को नहीं दोगे। और फिर जहाँ तक बात रही अपनों की, तो माँ बाप को तो नहीं देनी चाहिए वैसे, लेकिन अगर मम्मी पापा गलत है तो एटलीस्ट अपना ओपिनियन देने का हक तो होना ही चाहिए। घर में कमा खा रहे हो, क्यों नहीं दे सकते, लेकिन उसको भी बदतमीजी माना जाएगा, हालांकि है भी, लेकिन चलो कोई नहीं। तुम तो इंसान ही नहीं रहे, तुमसे क्या बात की जाए। ध्रुव राठी ने अगर अपने वीडियो में कह दिया कि वो इंसान थेरेपी ले रहा है बिग बॉस के बाद, तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। ही नीड साइकोलॉजिकल हेल्प, आई विल गिव इट, बट आई वोंट बैंक माई सेल्फ ऑन समवन्स मेंटल इलनेस एंड समवन टर्मिनल इलनेस। मैं खुद एक इंसान हूँ जो 12 करोड़ के स्टूडियो में बैठ करके, अपने उसे घर का नाम दे करके, प्रॉपर मेकअप करा के, एडिटर वगैरह हायर करके, प्रॉपर वीडियो में मेहनत करके, 1-2 हफ्ते का 1-2 महीने का ब्रेक लेकर के कह रहा हूँ कि मेरे को बहुत स्ट्रेस हो रहा है। और वो इंसान लगातार 12-13 साल से दिन में कम से कम सुबह के 8 बजे से लेके अगली सुबह के 3 बजे तक काम कर रहा है। और उस इंसान को देखकर मैं कह रहा हूँ यार, इंसान एक नंबर का पागल है क्या, ऐसी झूठी हरकतें क्यों कर रहा है ये। मतलब इसको काम नहीं मिल रहा, इसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के चली गई, पब्लिकली इन दोनों का ब्रेकअप हो गया, इसकी वाइफ का डिवोर्स हो गया, इसको काम नहीं मिल रहा है, ये बेरोज़गार है, ये लीगल या इलीगल नशे करता है, इसके घर पे 4 बार एनसीबी की रेड पड़ी हुई है, और इसको सलमान खान हर हफ्ते गालियाँ देते हैं। कैमरा के आगे उसको ज़बरदस्ती उल्टी सीधी हरकतें करनी है ताकि अपने परिवार और अपने बच्चों का पेट चला सके। बिग बॉस में उसको जानबूझ के झगड़े करने हैं, रियलिटी शोज़ में उसको झगड़े करने हैं, क्योंकि जितना झगड़े करेगा उतना दिखाई देगा, उतना पैसे कमाएगा, उतना जितने पैसे कमाएगा उसी से अपने बच्चों का, उसी से ये एलिमनाई देगा और अपने बच्चे का ख्याल रखेगा, अपने बच्चे की स्कूल की फ़ीस भरेगा, अपने खर्चे करेगा। तो इसको चूतियों की तरह हरकत इसीलिए करनी है ताकि अपना घर चला सके। ये आया था क्रिएटिव आदमी बनने,
लेकिन चूतिया बन के रह गया और कोई इसकी मदद कर नहीं रहा, इसको सब गालियाँ दे करके अपना मतलब पूरा कर रहे हैं। और मैं जो हूँ ये जानने के बावजूद भी इनको चूतिया कह रहा हूँ, तो सबसे बड़ा चूतिया इसमें कौन हुआ? मतलब क्या ही हुआ इस इंसान के साथ यार, क्या हो गया? मैं तो मतलब 4 साल से, अगर कोई बंदा 4-5 साल से अनएम्प्लॉयड और घर वाले उसको ताने दे रहे हैं, उसे कौन सा कोई मेंटल हेल्थ इशू हो जाता है ना उसका बॉस उससे बेइज्जती करे, उससे क्या मेंटल हेल्थ इशू हो जाता है? उसे सैलरी नहीं मिलती है, उससे क्या मेंटल हेल्थ इशू हो जाता है ना? जब महीने की 4-4 लाख की साला ये एलिमनाई देगा और बीवी ने घर हड़प लिया और फिर डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो गया, मैरिटल रेप का केस हो गया इस बंदे पे, क्या हुआ जा ज़्यादा है ना मैंने उनकी हिस्ट्री खंगाली ना, मैं भी हिल गया देख करके, वरना मैं भी, मेरी नीयत ख़राब थी, मेरी भी स्टार्ट में नीयत ख़राब थी कि यार इन पे रोस्ट वीडियो बना करके पैसे कमाते हैं। फिर बाद में मुझे पता चला इसके इतने लौड़े लगे हैं, फिर मैंने कहा भाई छोड़ ही दो इसे, इसको दुआओं की ज़रूरत है, अभी इसकी ओवर टाइम पे चल रहा है, इसकी ज़िंदगी बर्बाद है, क्योंकि लीगल एक्सपेंसेस का भी खर्चा इस देश में बहुत होता है। लॉयर के पास जाओगे ना, अपने राइट के लिए लड़ोगे, एक हेयरिंग का कम से कम 1-1 लाख ले लेते हैं, कभी 10 लाख भी ले लेते हैं। ये पैसे आसमान से उड़ करके आएंगे? और जो लोग इनको गाली दे रहे हैं, मैं इस बंदे को गाली दे रहा हूँ जो चूतिया हरकतें कर रहा है, वो अलग बात है कि मैं इसे एक पैसा नहीं दे सकता और मेरा खुद का कोई वजूद नहीं है। वाह होते हैं। बिग बॉस चाहता है कि तुम लड़ो, एक्टर्स लड़े जो ऑलरेडी मेंटली इल है और अपने करियर को लेके इनसिक्योर है। वो जितना आपस में लड़ेंगे, वो जितना ज़्यादा लोग बिग बॉस में रहने वाले गंदी गाली गलौज करेंगे, उपद्रव करेंगे, उतना ही ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा। और बिग बॉस से निकलने के बाद बिग बॉस पे और रोस्ट वीडियो बनेंगे, बिग बॉस पे डिस्ट्रैक्ट निकाल दो, ये कह दो कि मैं तो बिग बॉस में गया था, मेरा बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा, ये वो, आकर नाटक कर दो। बीइंग अ क्रिएटर तुम ये सारी चीज़ें कर सकते हो, बीइंग एन इन्फ्लुएंसर। बिग बॉस से निकलने के बाद नाटक कर दो, डिस्ट्रैक्ट निकाल दो बिग बॉस पे। जब तक तुम लड़ोगे नहीं, जब तक तुम झगड़ा करोगे नहीं, तुम चैनल के किसी काम के नहीं हुए। और सलमान खान तुमको डांटेगा नहीं, तब तक चैनल को टीआरपी नहीं मिलेगी। सारी टीआरपी लड़ाई झगड़ा करने से है भाई। बिग बॉस टास्क ही ऐसे रखता है जानबूझ के। रजत दलाल चाहत के साथ भिड़ जाए, कोई नई बात नहीं है बिग बॉस में। वो चाहते हैं तुम ये सब करो, वो टास्क बने ही इस तरीके से कि तुम लड़ो, झगड़ा करो, खाना कम है, मर रहे लोग, भूखे नहीं मिल रहे, खाना नहीं मिल रहा, कह रहे खाना दे दो, पागल हो गए, खाने के पीछे लड़े जा रहे हैं। बताओ क्या बात है? एक 48 साल का आदमी खाने के पीछे लड़ रहा है, कह रहे हैं कि हमें खाना दे दो, हमें भूख लग रही है, वी आर हंग्री। लोग बीमार हो रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, डॉक्टर पे जा रहे हैं, डॉक्टर उनको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, वो ऐसे करके हाँफ रहे हैं डॉक्टर के कमरे में, डॉक्टर कह रहा है आराम करो, ये वो। तो ये सब उनको रखा जाता है, जो साइकोलॉजिकल टॉर्चर है, इन्हीं सबसे चैनल की टीआरपी आती है। वो चाहते हैं तुम लड़ो मरो, वरना तुमको शो से खुद ही निकाल दिया जाएगा। सलमान खान बोल देगा आकर के आपका शो में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सलमान खान को चैनल वाले कहेंगे कि इसको ये बोल दो, बोल देगा, वो होस्ट है, कुछ ना कुछ तो अपना इनपुट, कुछ ना कुछ स्क्रिप्ट तो देंगे ही ना। चैनल होस्टिंग के टाइम पर स्क्रिप्ट तो मिलती है, सब याद करके जाते हैं। जो भी होस्ट कर रहा होता है चैनल उसको स्क्रिप्ट देता है। तो सलमान खान को बोल देंगे फलाना ढिमकाना कर नहीं रहा, या तो फिर अगर तब भी कुछ नहीं करेगा तो उसे वैसे ही शो से निकाल दिया जाएगा। ये बात याद रखना। सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करने वाला ही बिग बॉस जीतता है। ये बात क्रिएटर को, इन्फ्लुएंसर को, जितने भी यूट्यूबर जाते हैं बिग बॉस में, उनको पहले से ये बात पता है। इसलिए जब भी किसी रियलिटी शो में जाएंगे, ये कभी एक काम सेंसिबल पर्सनैलिटी लेके नहीं जाएंगे, ये बार बार लड़ाई झगड़ा करेंगे। मोस्टली सीजन्स में यही हुआ है। और बिग बॉस से निकलने के बाद इट्स अ चेन रिएक्शन। बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी, MTV रोडी, स्प्लिट्सविला और भी जितने भी ऐसे शो होते हैं जहाँ एक नंबर के लोडू आते हैं, क्योंकि इनकी और कहीं जाने की औकात नहीं होती है। इनमें इतना टैलेंट ही नहीं है। इनके पास ये टैलेंट है, या तो ये अपनी स्टडी के लिए एक्टिंग टीवी पे करते रहे, अपना चूतिया यूट्यूब चैनल चलाते रहे, जहाँ 20 साल से एक ही हरकत कर रहे हैं, किराए की गाड़ियों की डिलीवरियाँ, लोगों को इंटरनेट पे गालियाँ बकना, इनकी इतनी औकात है। इनमें कोई टैलेंट नहीं है। वरना रियलिटी शो में जाना है तो डांस दीवाने हैं, वहाँ जाओ। MTV हसल सीज़न 4, इतने ज़बरदस्त आर्टिस्ट, इतने गांड फाड़ आर्टिस्ट, वहाँ जाओ। तुम तो डिस्ट्रैक्ट निकालते हो ना। तुम MTV हसल सीज़न 4 के ऑडिशन देकर के आओ, तुम वहाँ नहीं जाओगे, तुम इंडियन आइडल में नहीं जाओगे। सिंगर बोलते हो ना डिस्ट्रैक्ट निकालते हो, तुम तो MTV हसल सीज़न 4 जाओ, तुम इंडियन आइडल जाओ, तुम डांस दीवाने जाओ, तुम झलक दिखला जा में जाओ। ये तुम तो डिस्ट्रैक्ट निकालते हो, तुम तो सिंगर आदमी हो। तुम तो इतना लीचड़ कि कंट्रोवर्सी करने के बाद अपना गाना रिलीज़ कर देते हो। जिस बंदे के साथ कंट्रोवर्सी करिए गाने के हाइप के चक्कर में, स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सीज करते हो, स्क्रिप्टेड पॉडकास्ट करते हो तुम। इससे साफ साफ पता चल जाता है तुम आदमी घटिया हो और कुछ नहीं। इट्स अ पेड प्रोपेगेंडा, दैट्स इट। और जिस इंसान ने इस फेक प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करा, उस इंसान पे मॉरल ऑब्लिगेशन आ जाती है कि आपको बिग बॉस अटेंड करना पड़ेगा। अब मैंने बिग बॉस को जैसे क्रिटिसाइज़ करा, तो इन फ्यूचर अगर मैं फेमस हो गया, जो कि कभी नहीं होने वाला, लेकिन चलो मान लेते हैं, अगर मैं हो गया तो मेरे पे मॉरल ऑब्लिगेशन आ जाएगा कि यू हैव टू सपोर्ट बिग बॉस। तुम बिग बॉस में कभी नहीं जाओगे। जबकि मैंने अपनी वीडियो में ये भी कह रखा है कि अगर किसी इंसान पे बहुत ही किल्लत हो पैसों की, तब वो टीवी में इंडस्ट्री में काम करे, क्योंकि और कोई रास्ता है नहीं उसके पास, बिकॉज ही इज़ नॉट क्वालिफाइड फॉर एनी जॉब एंड बिजनेस। हालांकि वो अपना बिजनेस भी खोल सकता है, बट स्टिल। लेकिन बिज़नेस खोलने के लिए पैसा नहीं चाहिए होता। बिज़नेस खोलने का प्रोसीजर बहुत अलग है। मैं रोज़ शार्क टैंक देखता हूँ,
ठीक है। तो इन्वेस्टर के सामने मैं ये कह दूँ कि भाई मैं बिज़नेस खोल दूंगा, ये कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। दम भी होना चाहिए, और धंधे में धोखेबाजी भी बहुत होती है। देखते नहीं हो क्या, मेरे चाचा मेरे पैसे लेके भाग गए, खानदानी ज़मीन के बीच में दो भाइयों के बीच में लड़ाई हो गई, ठीक है, मुकदमा हो गया कोर्ट में, तो छोड़ दो। तुम गई सबसे लीचड़ शो में, तुम्हें बिग बॉस का ऑफर इसीलिए आया क्योंकि बिग बॉस ने, तुम्हारी पीआर टीम ने तुमको बाहर से ही ट्रैक कर लिया कि ये आदमी हमेशा नियॉन मैन के चैनल पे इसकी बात होती रहती है, सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड करता है, ये जब देखो कंट्रोवर्सीज में लिपटा रहता है, बाकी क्रिएटर्स के साथ भी और बॉलीवुड एक्टर्स के साथ भी। बॉलीवुड एक्टर्स ने और बहुत सारे लोगों ने इसको लीगल नोटिस या लीगल धमकियाँ भेज रखी हैं। पूरे यूट्यूब का सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल क्रिएटर यही है, तो उसको अप्रोच नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? फुकरा इंसान सबसे बड़ा क्रिएटर थोड़ी है यूट्यूब का, तो फुकरा इंसान का जो भाई है वो इंडिया का सबसे सेकंड बिगेस्ट रोस्टर है। उसका फुकरा इंसान का भाई कौन है? ट्रिगर्ड इंसान, जो इंडिया का सेकंड बिगेस्ट रोस्टर है। पहले शुरुआत हुई आशीष चंचलानी, बीबी, हर्ष, कैरी, इन लोगों को अप्रोच करा, इन लोगों ने डील सेट कर ली। इनमें से कुछ ने कि भाई हम आ नहीं पाएंगे, हम अपनी ओटीटी कंपनी को हमने ऑलरेडी बेच दिया है, अपने चैनल के वीडियोस, हमारा तो ऑलरेडी बॉलीवुड में काम शुरू हो गया, हमें अवार्ड मिल रहे हैं, हमारी तो वेब सीरीज़ आ रही है, हम उसके चक्कर में बिजी रहते हैं, तो हमारा बॉलीवुड डेब्यू हो गया है, तो हमें बॉलीवुड की चाटने की ज़रूरत नहीं है। हम चाटेंगे पर कन्वीनियंस के हिसाब से चाटेंगे, हम बॉलीवुड को गाली भी नहीं देंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे, या हम पूरी चाटेंगे दिस फलाना ढिमकाना एक्टर इज सो गुड, आई लव हिम, ये वो। वरना कोई भी टॉप के क्रिएटर ने नेपोटिज्म वाली चीज़ पे क्यों नहीं अपनी आवाज़ उठाई? किसी ने नहीं उठाई, और ये मॉरल ऑब्लिगेशन भी है। अब सोचो, जो शो में स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सीज होती है, किसी इंसान का झूठा पास्ट दिखाया जाता है, विनर्स भी स्क्रिप्टेड होते हैं, सब कुछ A to Z लेकर के डॉक्टर्ड होता है, जो चैनल मैनिपुलेट करता है, लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और लोग इसे, मतलब उसी से ही शो की TRP आ रही है, तो लड़ाई झगड़ा लोग कर रहे हैं, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, तो इनके जो व्यूअर्स होंगे, इन रियलिटी शोज़ को जो लोग देखते होंगे, जानते हुए भी कि स्क्रिप्टेड है, फेक है, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा होती है जो ऑलमोस्ट स्क्रिप्टेड होती है, या टैलेंट को कभी आगे नहीं आने दिया जाता, इन लोगों को जो शोज़ देखते होंगे वो कितने बीमार होंगे। इसीलिए हम इन चीज़ों पर रोस्ट नहीं बनाते, क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी घर में ऐसा हो रहा होगा। तुम्हें गाली दे करके मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, फेम तो लोगों से ही आता है ना, लोग ही तो वीडियो देखेंगे, कुत्ता तो वीडियो देखेंगे नहीं। लोग कितने सीखोंगे, अरे यार कोई झगड़ा ही नहीं हो रहा है बिग बॉस में, यार बिग बॉस से मेरा मतलब जितने भी रियलिटी शोज़ है उनकी बात कर रहा हूँ मैं, कोई झगड़ा ही नहीं हो रहा है यार, कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा है यार। जब तक दो लोग लड़ेंगे नहीं हमें मज़ा नहीं आएगा। अब सोचो, जो इस आदमी पिछले 13 साल से इसी चीज़ को देखा जा रहा है, उसके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा? बॉस खून पीता है, बीवी परेशान करती है, बच्चे सुनते नहीं हैं, झगड़ा है, लड़ाई है, वैसे ही उसको ब्लड प्रेशर है, हाइपर टेंशन की प्रॉब्लम है, वो बिग बॉस देख रहा है जहाँ सब लोग लड़ रहे हैं, तो उसकी मेंटल हेल्थ, वो बिग बॉस देखता है, एनिमल देखता है रणवीर कपूर की, वो वॉयलेंट बॉलीवुड मूवीज़ देखता है, और इन सब चीज़ों से वो साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रहा है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें जा रही हैं, वो तो क्या करेगा, वो मार देगा लोगों को यार, वो पागल हो जाएगा पूरा। समझ रहे हो? उसी की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट है कि दो लोग एक दूसरे को मेंटली गाली दे दे करके एक दूसरे का मुंह नोच के खा जाएं। दो लोग लड़ नहीं रहे यार, हमें मज़ा ही नहीं आ रहा भाई, तुझे मज़े ऐसी चीज़ से क्यों लेने हैं? सोचो, वो इंसान को अगर किसी दिन गुस्सा आ गया, वो पता नहीं क्या कर देगा। कितने ऐसे केसेस हैं अमेरिका, लंदन, न्यूयॉर्क में, जहाँ पे एक सीरियल किलर की डॉक्यूमेंट्री से इन्फ्लुएंस होकर के किसी हस्बैंड ने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया, और किसी इंसान को जान से मार देने को बिग बॉस सब कैसे रिलेट कर सकते हैं भाई? मेंटल हरासमेंट नाम की भी चीज़ होती है, पर खच्चे उड़ा देगा तुम्हारी मेंटल हेल्थ के भाई, समझ नहीं हो तुम। दिस इज़ वॉयरिज्म, दिस इज़ सेडिज्म। कुछ भी ऐसी चीज़ जो तुम्हारे अंदर सेडिज्म करती है, अगर तुम एक हाई ब्लड प्रेशर के इंसान हो, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए, भले वो कोई पिक्चर क्यों ना हो, भले ही तुम लाख कह लो रणबीर कपूर इज अ वेरी गुड एक्टर, ठीक है, अच्छा एक्टर है, रणबीर कपूर ने और भी फिल्में की हैं, वेकअप सिड है, दोस्ताना है, बचना है हसीनों है, तुम वो देख लो, तुम्हें ये सब देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एनिमल पिक्चर के अलावा भी उसने बहुत काम किया है, ऐसा नहीं है कि वही सब कर रही है, जवानी है दीवानी देख लो यार। ऐसा क्या है कि रणबीर कपूर की सारी हिट, कुछ फिल्में तुम्हारे लिए नहीं बनी हैं, बस बात खत्म। ये क्या है जो सब देखेंगे, मेरी मर्जी, मुझे मत सिखाओ क्या देखना है क्या नहीं, ठीक है भाई, हम देखो, अब हम समझा सकते हैं, सुनना ना सुनना तुम्हारे ऊपर है। अगर अपने आप को इतना ही तुम महान मानते हो, या तुम्हें लगता है मुझे सब पता है, मुझे किससे मुँह से सुनने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर तुम सुनना ही नहीं चाहते, तो तुम्हें क्या बोले हम? फिर हम कुछ नहीं बोल सकते, तुम्हारा जो दिल करे वो करो। फिर बाद में ये मत बोल देना कि स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, क्योंकि तुम दिन भर अगर वही देखोगे तुम्हारे ऊपर क्या असर पड़ेगा? दिन भर नेट चाटना, दिन भर ऑनलाइन डेटा कंज्यूम करना एक इंसान के ऊपर कितने गंदे इफेक्ट डाल सकता है, बोथ फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली। मैं इसके ऊपर नहीं आ रहा हूँ, देख लो जा कर के। तुम्हें देखना भी सब कुछ अगर गंदा ही है तो तुम आदमी खतरनाक हो।
क्योंकि तुम इसको एंजॉय कर रहे हो। वो तो चलो मजबूरी में कर रहे हो, उन पे काम धंधा नहीं हो, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम फिर भी इसको देख के एंजॉय कर रहे हो। और तुमने अपना धंधा इससे बना रखा है, बिग बॉस के हर एक एपिसोड के ऊपर इस बंदे ने अपना रिएक्शन दे रखा है। हर एक एपिसोड के ऊपर, हर एक एपिसोड, वीकेंड का वार हो, नॉमिनेशन हो, मतलब आए। तो क्या बोलूँ अब इस पे मैं। ये तो खुद डरावने, तुम आदमी खतरनाक हो और कुछ नहीं। क्या बोले अब तुम्हें, बहुत महान काम कर दिया तुमने, बहुत अच्छा काम किया, शाबाशी चाहिए, लॉलीपॉप दूँ। तुम्हें देखना है और भी बहुत अच्छी चीज़ है देखने के लिए। MTV हसल सीज़न 4 है, तुम वो देखो, क्या टेंशन है, जियो सिनेमा पे वो भी आता है। तुम ये क्यों देख रहे हो। उन लोगों का म्यूज़िक, नेहा कक्कड़ की कोई औकात नहीं है उन लोगों के आगे यार। देखना फोक, किल स्विच, कैंट जट, भाई क्या लोग हैं यार ये, कसम से। तुम ये देखो, कहते रहते हो DHH आगे नहीं बढ़ रहा, DHH आगे नहीं बढ़ रहा। तुम बढ़ाओगे तब बढ़ेगा ना, तुम देखोगे तभी तो आएगा। इंडियन आइडल देखना है घर में बैठ के, बताओ कौन देख रहा है ये सब। एक तरफ मैं जानता हूँ कि पैसे कमाने के लिए जलील काम करना ज़रूरी है, दूसरी तरफ मैं खुद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में या फिर यूट्यूबर हूँ। कल को शायद हो सकता है कि मेरे अंदर भी लालच आ जाए, मेरा भी ईमान धर्म बिगड़ जाए और मुझे भी यहाँ जाना पड़ जाएगा। बिकॉज कंप्लीट नॉलेज इज़ ऑलवेज कॉन्ट्रडिक्टरी इन एनी बिलीफ। मेरे पे मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अच्छा कीजिए। भाई देख, ऐसा होने नहीं वाला। थिएटर का आर्टिस्ट हूँ, नॉर्मल छोटे मोटे प्ले करता हूँ। ऐसा होने नहीं वाला कि मैं सुबह उठूँगा, यश चोपड़ा मेरे घर में आके मुझे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की फिल्म दे देगा। जहाँ तक बात रही यूट्यूब की, ऐसा होने नहीं वाला कि कल को मेरे साथ कैरी मिनाटी कोलैब कर लेगा। मुझे कुछ भी अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जिससे लोग मुझे जाने, आई विल डेफिनेटली टेक इट यार। आई डोंट हैव एनी ऑप्शन। और उसके बाद भी मेरा चैनल चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मेरे पास कुछ भी एक्साइटिंग नहीं है आपको देने के लिए। याद रखिए ये बात। ये मैं इतना बोरिंग आदमी हूँ, मेरे साथ तो तुम बैठ के दीवार में सर मारोगे। मैं क्या दे सकता हूँ तुम्हें, मेरे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है। और दूसरी तरफ मैं ये जब बोलूँगा, बहुत सारे लोग कहेंगे सिंपैथी कार्ड खेल रहा है। सिंपैथी कार्ड नहीं खेल रहा हूँ, अपने चैनल पे हर एक एंगल को एक्सप्लोर करते हैं ताकि तुम्हारा दिमाग खुले। वो फैसला तुम्हारा है। इमीडिएटली जजमेंट मत कीजिए। 10-20 साल बाद पता चलेगा कि मैं सच में भरोसा करने लायक आदमी था या नहीं। मुझे खुद भी नहीं पता ये बात कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। और सच पूछो तो जैसा इस वक्त तुम महसूस कर रहे हो वैसा मैं भी कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं शो ही ऐसा देख रहा हूँ जहाँ किसी भी टैलेंटेड आदमी को आगे जाने नहीं दिया जाता। और एक चीज़ मैंने नोटिस की है, जितने भी रियलिटी शोज़ होते हैं इनके जो विनर होते हैं ज़्यादातर लड़के होते हैं, लड़की एक भी नहीं होती। तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, क्योंकि एक तरफ लड़कियां कहती हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वुमेन एम्पावरमेंट की बड़ी बात होती है। ऐसा तो है नहीं कि सबकी फैमिली उन्हें लेदर की बेल्ट से मारती है। तुम डिग्री ले लो एक बार, फिर जो चाहे वो करो। मतलब कितने ऐसे लोग हैं जिनमें टैलेंट है पर खुद से जाएंगे और ऑडिशन देंगे डांस के, सिंगिंग के, म्यूज़िक के, डांस के, रियलिटी शोज़ के, एक भी नहीं। तो फिर एटलीस्ट दोज कंटेस्टेंट्स आर फार बेटर देन अस कि वो अपनी पर्सनैलिटी बाहर दिखा रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं हमारा जीवन भी कितना सड़ा हुआ है, कि हमारे अंदर इतनी गट्स तो है नहीं। और कहीं ना कहीं जो लोग कहते हैं ना भाई, जो लोग गाली देते हैं उनका खुद का कोई वजूद नहीं होता। भाई तो गाली तो ऑडियंस भी देती है, तो क्या मतलब हमारी ऑडियंस का भी कोई वजूद नहीं है। क्योंकि रोस्ट से अधूरा है, इसीलिए मुझे गलत लगता है। मुझे और कोई दिक्कत नहीं है रोस्टिंग से, जितनी मर्जी करनी है करो, तुम घर का चलाओ अपना, कोई दिक्कत नहीं। पर मैं किसी टर्मिनली इल इंसान पे रोस्ट नहीं बना सकता, बिकॉज इट्स अगेंस्ट माई मॉरल एंड एथिक्स। ही नीड्स आवर हेल्प, ही इज सिक, वी कैन नॉट से एनीथिंग बियॉन्ड दैट, स्टॉप इट। और इतनी अक्ल तो मेरे अंदर का किसी के अंदर भी होनी चाहिए। तीर्थ परसाना आपको क्रिटिसाइज करना उसके बिलीव्स के लिए गलत है, और ऑडियंस को समझाना चाहिए कि भाई ये जो कह रहा है ल्यूसीफर इज़ इनोसेंट, ही इज़ नॉट इनोसेंट, दिस इज़ वाई। उसको गाली देने से कुछ नहीं होगा, तो कुछ भी बोल रहा है। शान पराशर ने खुद कहा था, देखो उसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं चुप हूँ, और मेरे एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, इसीलिए भी ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा हूँ। हाँ, पढ़ाई बिजनेस साथ में चलता रहता है। अगर नेशनल टेलीविज़न पे कोई अगर अपने भाई को प्रमोट कर रहा है तो तेरी गांड में इतनी जलन क्यों हो रही है? आपको क्या तकलीफ़ है बताइए ना। देख भाई, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट बिग बॉस में किसको देखना चाहिए ये बात मुझे खुद पता होनी चाहिए एज अ व्यूअर बिग बॉस का, या मुझे किसी दूसरे के मुंह से सुनना चाहिए कि कौन किसको देखना चाहिए किसको नहीं। पहली बात, तुम कहते हो कि एक बंदा यूट्यूब में है तो हम एज अ कम्युनिटी उसे यूट्यूब पे सपोर्ट करने वाले हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। पर क्या उसकी पर्सनैलिटी शो के हिसाब से ऐसी है कि उसे सपोर्ट करना चाहिए? UK07 राइटर तो हर दूसरे दिन रोस्ट हो रहा था सलमान खान के हाथों कि आपको कुछ आता नहीं है। बिग बॉस ने भी उसको इतना सुनाया। फुकरा इंसान नहीं गया था खाली, एलविश यादव भी गया था,
और उससे भी बुरा UK07 गया था, उसने कितनी वहाँ पे अपनी इज्जत करवाई थी, सिस्टम जो फाड़ा था हम सब ने देखा है। तो ये बात कर देना अपने आप में फालतू बात है। एज अ व्यूअर लेट अस डिसाइड कि वेदर दैट पर्सन इज़ एलिजिबल फॉर माई वोट और नॉट। मुझे उस बंदे में कुछ बात दिखी, मुझे उसकी कोई पर्सनैलिटी दिखी, वो मेरा पर्सनल डिसीजन है, ठीक है। और जस्ट बिकॉज मैं उसका फ़ैन हूँ, कुछ भी टट्टी करेगा तो मैं उसे सपोर्ट करूँगा भाई, तो फिर मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मेरी समझ के ये बाहर है लॉजिक। बंदा खेले ना, एक्टिवली पार्टिसिपेट ना करे, उसे कुछ समझ में ना आए, इलॉजिकली लड़ाई झगड़ा कर रहा है सबसे, और कहते हो कि हम यूट्यूबर हैं, जब तुम्हारी हरकतें ही सारी वैसी हैं जैसे बिग बॉस के चूतिया कंटेस्टेंट करते हैं या रियलिटी शोज़ में बाकी गधे कंटेस्टेंट करते हैं, तो तुम में और उनमें फ़र्क क्या हुआ? तो मतलब तुम भी इस बात को मानते हो ना कि वहाँ जो लोग जाते हैं वो ठीक नहीं होते। मतलब एज अ ऑडियंस मैं मेरी जजमेंट ख़राब है, मेरे अंदर कमी है, तुम मुझे बताओगे कौन किसको देखना चाहिए टीवी पे, किसको नहीं। और बिग बॉस से मेरा मतलब किसी भी रियलिटी शो का है। तो चैनल अपनी टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकता है, चैनल को इससे मतलब नहीं कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ क्या है। 100 लोग लगते हैं ऑडिशन की लाइन में बम्बई में, चैनल को कोई मतलब नहीं कि कौन सही है कौन गलत है, उसे अपनी टीआरपी से मतलब है जो वो करके रहेगा। जितना तुम उस फलाने ढिमकाने यूट्यूबर को अपनी कम्युनिटी में प्रमोट करोगे ये बोल के कि वो बंदा हमारी कम्युनिटी से यूट्यूब से, तो हम उसे प्रमोट कर रहे हैं, पहली बात तो अपने आप में पेड कैंपेन है, पीआर है। और दूसरी बात ये तुम लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि जियो सिनेमा ऐप डाउनलोड कीजिए और बिग बॉस देखिए, जबकि तुमने पहले से ही कहा कि बिग बॉस पहली बात देखने लायक नहीं है। उसके बाद ये सब करके क्या होगा, लोग और जियो सिनेमा इंस्टॉल करेंगे, तो उसका क्या डायरेक्ट रिलेशन है कि यूट्यूबर गया उसमें बिग बॉस में, फिर क्या हुआ, उसके जितने भी वीडियोज़ हैं बहुत सारे उसी जियो सिनेमा वाली ऐप पे अवेलेबल हो गए। यूट्यूबर जो बिग बॉस में नहीं गया, उस जिसको बिग बॉस का ऑफर आया वो 1 साल तक गायब रहा, उसके जितने सारे भी वीडियोज़ हैं वो अमेजॉन प्राइम पे, नेटफ्लिक्स पर आ गए। जिस 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 प्लेटफॉर्म पे ही बिग बॉस किया उसी पे उसके शो आ गए। बहुत सारे यूट्यूबर्स के जो शो हैं वो आ गए उस पर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे। हालांकि कौन इतना बड़ा बेवकूफ़ है कि उनको देख रहा है, मुझे समझ नहीं आता कि मैं यूट्यूब डायरेक्टली ना देख लूँ। तो इससे हुआ क्या? कुछ नहीं। क्या मिला? कुछ नहीं। उनको अच्छे खासे पैसे मिल गए। तो क्या हुआ, ये 50-50 की बिजनेस डील है कि आप हमारे शो में आइए, हम आपको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट बना देंगे और फिर आप पैसे ले जाइए पर वीक के हिसाब से और विनिंग अमाउंट भी ले जाइए। फिर उसमें से टैक्स टूक्स जो कटेगा वो कटेगा, जीएसटी वगैरह जो कटना है कटेगा। उसके बाद जो आपके भाई होंगे या जो आपके आसपास के लोग होंगे वो सोशल मीडिया पे, पेड यूट्यूब पे या बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स पे आपकी बात करेंगे, आपको प्रमोट करेंगे कि फलाना ढिमकाने बंदे को रिकॉर्ड को प्रमोट कीजिए, उसको वोट कीजिए, वोट फॉर फलाना ढिमकाना कोलैब करेंगे, उसको बेस्ट ऑफ लक विश करेंगे। उससे क्या होगा, लोग और जियो सिनेमा इंस्टॉल करेंगे या उस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को इंस्टॉल करेंगे जहाँ पे वो पर्टिकुलर रियलिटी शो आ रहा है। तो दोनों तरफ से फ़ायदा हो गया, क्योंकि मतलब चैनल इतने ज़्यादा करोड़ों रुपए उड़ा क्यों रहा है इन इन्फ्लुएंसर्स पे, उसके पीछे का सिर्फ रीज़न ये है क्योंकि चैनल को भी तो प्रमोशन मिल रही है। जियो सिनेमा की नंबर रेटिंग्स जो हैं वो आसमान छू रही थी और व्यूअरशिप सबसे ज़्यादा थी, क्योंकि जो सब्सक्राइबर है वो व्यूअर बन जाएगा, जितने भी सब्सक्राइबर है वो व्यूअर बन जाएंगे। जो नॉन सब्सक्राइबर हैं जो किसी और इन्फ्लुएंसर को देखते हैं, मैं अगर किसी की प्रमोशन कर रहा हूँ वो उसे देख लेंगे। जैसे कि अगर फुकरा के फॉलोअर्स हैं, अगर ट्रिगर्ड कह रहा है कि फुकरा को सपोर्ट करो, तो एक तो वैसे ही आपके चैनल पे एज ए यूट्यूबर और इंस्टाग्राम पे फॉलोअर धक 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 बढ़ गए, फैन पेजेस और बन गए। दूसरा क्या है कि लोग जियो सिनेमा भी इंस्टॉल करेंगे। तो ये ड्यूअल प्रमोशन है कि चैनल का स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का फ़ायदा भी कराओ, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म आकर के तुमको अपना कंटेंट भी बेचे और उसके बाद उनके शो में काम करो, बदले में चैनल तुम्हारे पैसे मुंह में पैसे ठूस देगा और चैनल को इससे कोई मतलब नहीं तुम्हारी मेंटल हेल्थ क्या है। और स्टार्ट में द सेलिब्रिटीज़ विल बी एक्सट्रीमली हार्श ऑन यू, कि छोटे लोग, छोटी सोच वगैरह, और वहाँ पे हम और लोगों को बुला लेंगे। जैसे कि ये बात अच्छे से पता है ना कि बहुत सारे क्रिएटर्स ने जैसे कि बुलाया भी उन क्रिएटर्स को गया जो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल रहे हैं। नियॉन मैन के चैनल पे कौन ज़्यादा फीचर होता है? कैरी मिनाटी, KRK, लक्ष्य चौधरी, आशीष चंचलानी, बीबी की वाइन्स, हर्ष बेनीवाल, बीस्ट बॉय शुभ, डायनामो गेमिंग वगैरह गेमिंग के जितने भी चैनल है, फिजिक्स वाला, और ये UK07, फुकरा इंसान, ट्रिगर्ड इंसान, और अलवेश यादव, UK07 राइडर, क्रेजी डीप वगैरह, क्योंकि रोज वीडियो बनता रहता है ना, सम्राट भाई, लक्ष्य चौधरी, जितना भी है। तो इन सबको लाइन बाय लाइन इन सबके शोज़ के ऑफर आते रहते हैं, तो किसने एक्सेप्ट कर लिया, किसने रिजेक्ट कर दिया, और क्या। फिर बाकी बची हुई कसर ख़त्म कर दिए। जो प्रोमो वगैरह चलते रहते हैं बिग बॉस के, अलग अलग यूट्यूब चैनल से आते रहते हैं लोग, उस पर कमेंट करते हैं, नीचे गंदी गंदी गालियाँ लिखते हैं। जो बंदा सच में जेन्युइन होगा ना,
किसी भी सड़े रियलिटी शो को देखकर ही बंद कर देगा कि मुझे आई डोंट वांट टू इवन बी पार्ट ऑफ दिस, आई डोंट इवन वांट टू सी दिस. Stop polluting my mind with all this stupid mediocrity.